से चार्ट सर उसमें मल्टीपल चार्ट लगाते हैं सर, कैसे अच्छा, उसको यूज करते हैं? फायर्स का यूट्यूब चैनल वहाँ देख सकते हैं। अगर मल्टीपल लगाना है तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका राइट साइड में लेआउट्स, ये जो रहता है स्टार्टिंग में आपका, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बाइंग, जो राइट साइड में आपका जो भी एक लेआउट होता है, तो इसमें आपके उसके लेआउट के जस्ट बगल में आपका एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप बना रहता है, राइट। यस। उस पर आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपको जो लेआउट चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। 2 3 4 आप क्लिक करोगे तो 4 हो जाएंगे, क्लिक करोगे 3 हो जाएंगे, तो वैसे वो सिलेक्ट आप कर सकते सर एक क्वेश्चन और पूछना था कि सर हो। आप हाँ, कौन से लैपटॉप यूज करते हैं ट्रेडिंग के? अच्छा, देखिए लैपटॉप आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी आपको, जैसे मुझे तो वीडियो भी प्रोसेस करने पड़ते हैं जो सेशंस होते हैं, तो डेफिनेटली मुझे डेडिकेटेड ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। बट आपको ट्रेडिंग के लिए जो लैपटॉप चाहिए उसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट इतना रहती है, 16 GB आपका मेन है रैम, राइट। वो रिक्वायरमेंट है क्योंकि ब्राउज़र आजकल विंडोज़ 11 हो गया तो 8 GB रैम कम पड़ जाता है काफ़ी बार, जी राइट। जी और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है कि एटलीस्ट 512 GB SSD, मतलब क्योंकि विंडोज़ भी आपका काफ़ी सारा लेता है। ये आपका मेजर रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसर आपका जो है कि आप यूज़ कर सकते हैं, अ, अगर आप कोर मतलब i5 जो है 12 जनरेशन, या मतलब 8 9 जनरेशन के बाद वाले सारे वो चलेंगे, है ना। i3 में आपका अगर आपको कोई ऐसा सिर्फ ब्राउजिंग करना है, डेस्कटॉप का काम है, आपको कोई गेमिंग वगैरह का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग और मल्टीपर्पज़ पीसी लेना है तो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है। जी जी। तो वो जो है, तो मेरा जैसे जो मैंने लिया HP का आपका गेमिंग लैपटॉप जो है, तो HP का विक्टस जो है वो लिया, तो उतना सफिशिएंट है। और बाकी डेस्कटॉप है मेरे पास, तो वो रफ एंड टफ एक डेस्कटॉप, अगर आप जैसे मैं अगर एक ही जगह से काम कर रहे हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेन मतलब आपका रैम और ये 512 GB SSD और 16 GB रैम, ये दो प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो है प्रोसेसर्स जो रहते हैं, आप AMD के भी यूज़ करो, इंटेल के भी यूज़ करो, सब सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ठीक है। नहीं पड़ता आपका सर। बजट पे डिपेंड करता है। आपका अगर बजट 50 60 के आसपास है तो आपको कोर i5 मिल जाएगा, और AMD के भी 550 800H प्रोसेसर्स, मतलब एच AMD में भी लोगे तो ये एच, अगर आपको थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो यहाँ पे ये उसके नंबर के बाद एच देखना। एच मतलब अच्छा वो अच्छा। थोड़ा सा हाइपर जो होता है उसमें फास्ट होता है ना। जैसे इंटेल में भी वहाँ पे i5 आप देखोगे तो 12 जनरेशन, तो उसमें भी प्रोसेसर के आगे कभी कभी एच या ऐसे सब लिखा रहता है, तो मतलब वो ज़्यादा फास्टर होता है नॉर्मल टू कंपेयर टू नॉर्मल एक प्रोसेसर, राइट। तो वो जितना आप प्रोसेसर फास्ट लोगे उतना उस पीसी का कॉस्ट बढ़ते रहेगा, राइट। तो आपका बजट सर आपने कितना, मतलब एक, सर सर 45 तक मैं सर हाँ, तो इसको। आपका 45 में अभी शायद अमेजन का भी सेल भी आ रहा है 4 मई को, है ना। उनका कुछ तो अभी समर सेल आ रहा है, वहाँ पे देख लें। आपको कोर i5 एटलीस्ट वो ले सकते हो। अगर और इंटेल के प्रोसेसर्स महंगे हैं तो AMD का आपको आराम से 50 45 50 तक मिल जाएगा। AMD के जो है 4800 या 5800H सीरीज़ के आपको मिल जाएंगे। और AMD के प्रोसेसर्स भी अभी काफ़ी अच्छे आते हैं, है ना। आपको प्रोसेसिंग तो करनी नहीं है, आपको रैम और वही जी चाहिए, है जी ना। जी जी। हाँ, तो यस। आपको अगर 8 GB का रैम मिलता है तो 8 GB का रैम हम अलग से आप शॉप में, लोकल शॉप में डलवा सकते हैं। उसी मतलब एक शॉप में जाके, तो वो 2 3 हज़ार का, 3 हज़ार के अराउंड अभी रेट शायद उसके फ्लक्चुएट होते हैं, तो 3 3.5 या 4 हज़ार तक का आपको रैम मिल जाएगा। बट मेन है कि आप एक जो रहेगा एक प्रोसेसर अपना बेसिक i5 ही लेना। i3 में आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाती है ना, जो अगर ले रहे हो तो। ठीक। और या फिर AMD में लेना है तो AMD जो है वो आपका 5 या AMD 7, इसके ये सीरीज़ है ना। तो वो आप देख लीजिए, बाकी उसमें उतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि अगर आपको प्रोसेसिंग नहीं करना है तो वो सेम है। बट मेन आपके लिए रैम और SSD, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी ठीक है टेक्नोलॉजी, सर। आज हम जो चीज़ आज लेंगे 3 साल बाद वो आउटडेटेड होने वाली है ना। तो उस पर, ये तो सर यही पूछना था सर आपसे थोड़ा सा कि हाँ, ये डाउट था सर, क्योंकि और उसमें ये चीज़ अगर। देखना कि आपका USB, अगर आपको आगे स्क्रीन एक्सटेंड करनी है तो आपका एक HDMI पोर्ट तो होता ही है लैपटॉप पे, है ना, ये तो जी बाय जी जी डिफ़ॉल्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट। 3.2 एटलीस्ट Gen 2 पोर्ट होना चाहिए डिस्प्ले सपोर्ट के साथ, वो भी मिलता है। अगर आप पुराना लैपटॉप लोगे तो ये वाला पोर्ट आपको नहीं मिलेगा, मतलब उसमें वो डिस्प्ले, मतलब आप दो स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल लैपटॉप से, है ना। तो ये आपको एक फ्यूचर प्रूफ हो गया, मतलब अगले 2 साल के लिए समझ लो आपको स्क्रीन भी कनेक्ट करनी है तो भी आपको अननेसेसरी और डॉकिंग और वो सब चीज़ों में वेस्ट करने के पैसे की ज़रूरत नहीं है ना। वो सब महंगे आते हैं क्योंकि, तो ये इसी एक लैपटॉप फिर आपके 2 स्क्रीन को कनेक्ट कर देगा।
राइट। जी जी। तो उसमें आपका वही है रैम, एसएसडी और ये और सर ये यूएसबी यूएसबी। का। कुछ लैपटॉप लाइटनिंग पोर्ट भी देते हैं, बट वो पता नहीं अभी कैसे, थोड़ा महंगा जाएगा, बट उससे अच्छा बेटर है 3.2 Gen 2। उसमें ऐसा डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट लिखा रहता है ना। वो आप देखोगे उसका, यूट्यूब पे उसका रिव्यू देख लोगे तो बता देंगे वो लोग अच्छे से, है ना। बाकी मुझे मैसेज कर देना अगर आपको कुछ उसमें नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक। ठीक, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू। यस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैपटॉप भी बहुत लोग गलत ले लेते हैं, बाद में वो पछताते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा टाइम लेके आप अच्छा से लेके जाइए। यस मुकेश जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी सर, मैं ऐसा बोला सर, ट्रेडिंग के अंदर सर मैं नया बंदा हूँ और इसके अंदर सर मुझे कुछ भी पता नहीं है इसके अंदर। तो अच्छा सर इसका शुरुआती सर कहाँ चालू करेंगे सर? जीरो से मुझे चालू करना है, जीरो से सीखना है सर। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको जो वीडियोस मिलोगे वो देख लीजिएगा, 10 वीडियोस, है ना। सर अभी उससे 10 आपको, वीडियो आया नहीं सर मेरे पास, क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन कर लिया अच्छा क्लास। अच्छा, आपका जो मेल आईडी है, एक मिनट, जी सर, सेम आपका ईमेल आईडी है। जीमेल दिया था आपने, कि आपने गूगल पे वगैरह भी किया था कि लिंक से किया था? सर लिंक से किया था पेमेंट मैंने। और जीमेल आईडी दिया था आपने? जी सर, मुकेश पाल दिया हुआ है .f@gmail.com। एक मिनट में सर्च कर लेता, क्योंकि जिनका जीमेल आईडी है, जो लिंक से किया, उनको तो एक्सेस चला गया। एक मिनट, मुकेश, जी सर, आपका क्या है मुकेश, उसके बाद मुकेश पाल। पाल, जी। हाँ, और उसके बाद f.gmail.com। मुकेश पाल एफ, जी जी सर। f@gmail.com। जी जी सर। दिख नहीं रहा मुझे अभी आपका। नहीं नहीं ये सर, ये ये मेल आईडी है ना, मुकेश पाल एफ? नहीं सर, मुकेश डॉट पाल हाँ f@gmail.com। मुकेश डॉट पाल हाँ, f@gmail.com। एफ है कि 8 है? एफ ना, एफ फॉर एफ एफ। फॉक्स। यस यस सर, यस सर। हाँ, नहीं आप, हाँ गया ना आपका, देखिए ना, आपको गया गया सर, है ये। तो एक बार गया चेक कर लिए, 22 अंडरस्कोर है, आपको गया है यहाँ पे। अगर जी मैं जी इसको सर। सर्च भी कर रहा हूँ तो मिल रहा है आपको, एक बार उस पर। नहीं, 1 by 1 बता रहा है। एक मिनट, नहीं मुकेश पाल एफ, ठीक है, एक बार वहाँ पे इसको देख लीजिए, नहीं हो तो उसमें मैसेज डाल दीजिए, एक बार बैकएंड पे चेक कर लेंगे अगर आपका। यह ना मुकेश पाल एफ, ये है दिया, आप गए आपको। आया है स्पैम में सर। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार, कभी कभी गलती से वो आपका अगर होगा तो स्पैम में चला जाएगा, या आपका इनबॉक्स फुल नहीं है वो चेक कर लीजिए। mukesh.pal@gmail.com जा चुका है आपको, जी 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 सर, जी सर। है ना। 22 अंडरस्कोर ये नंबर से कर लीजिए, गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम एक्सेस, ठीक है, जी सर, सर अच्छे लिंक से आया जाए। हुआ है। हाँ, लिंक ऐसा मेल ही आया हमारे से, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, या फिर जी आप सर, इसमें मुकेश पाल एफ से लॉग करके शेयर्ड विथ मी में जाओगे तो भी आपको वो फोल्डर दिख जाएगा। सर एक बार ट्राई करके देख लेते सर हाँ इसको। हाँ, बिल्कुल, कोई सर दिक्कत और इसके अंदर सर फिर कैसे क्या करना पड़ेगा? अभी इसके आगे हमको जैसे नहीं। पहले सीखना है आपको सर। वही, आपको ऑप्शंस के बारे में अगर आइडिया नहीं है, कॉल पोर्ट डीके क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, तो ऑप्शन रिफ्रेशर से आप स्टार्ट करो पहले, है ना। ऑप्शन रिफ्रेशर स्टेप्स फॉर बिगनर, 1-2 दिन में जी ये सर। चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये आपका जी जी ख़त्म सर। होने के बाद फिर आप मंडे, जैसे मार्केट हॉलीडे है तो मंडे से आप फिर वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, और जी। मैक्सिमम 1 वीक में आपका ये वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि सर मैं इधर एम्बुलेंस में जॉब करता हूँ सर। एम्बुलेंस अच्छा, में सर इमरजेंसी कॉल में सर एवरी एनी टाइम कॉल आ जाता है सर। मैं बराबर। मीटिंग फिर ज्वाइन नहीं कर पाता सर। तो सर कॉल रिकॉर्डिंग और हाँ हाँ, मिल वीडियो जाएगा मतलब आपको, जो अगर कोई भी हमारे लाइव सेशंस हो रहे हैं, डाउट सॉल्विंग हो रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो सर वो आप, ये चीज सर मेरे व्हाट्सएप पे मिल सकता है सर? नहीं, ये जो व्हाट्सएप भी पे रहेगा रिकॉर्डिंग की एक्सेस रहेगा वो आपको यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा, ये आपका जो गेम चेंजर प्रीमियम कम्युनिटी, उसमें हम लिंक डाल देते हैं, वो अपलोड हो जाएगा, है ना, और आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएंगी, तो इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। जी सर। सर ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था सर कि मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा सर। व्हाट्सएप पे कैसा है कि फिर वो सबको करना वो नहीं है, और व्हाट्सएप भी कैसा है कि हर मैसेज का जो हम एंटरप्राइज आप करते हो वो आपको फ्री नहीं देता है, हर जी मैसेज जी फिर सर। सबको करने में अननेसेसरी चार्जेस चले ओ जाते हैं, है ना। है तो सर। इसलिए वो टेलीग्राम ही फिर वहाँ पे रखा है, एक ही जगह आपको फिर मैसेज रिस्पांस टाइम भी फटाफट मिलता है, और टेलीग्राम तो सेम व्हाट्सएप का ही समान ऐप है, आप जी जी उसका सर। नोटिफिकेशन का एक अलग ट्यून रख दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नोटिफिकेशन हमारी तरफ से है। जी सर, क्योंकि सर तो कल रात से मैं परेशान हूँ सर। रात को पूरे 12 बजे तक मैंने लाइव वीडियो लिया सर यहाँ पे। बट हम्म, अभी जो सर बोल रहे हैं, अभी सुबह सुबह ट्राई किया, मुझे वो मिला नहीं पीडीएफ। गूगल ड्राइव भी डाउनलोड कर लिया मैंने। हाँ हाँ,
वो अभी तो आपको सर एक्सेस चला गया, एक बार वो देख लीजिए, आपके मेल को एक सर्च कर लीजिए, कभी कभी स्पैम में देख लीजिए एक बार, है ना, गलती से कभी हमारी सिक्योरिटी सेटिंग टाइट है तो स्पैम में चले जाता सही है है ना। सर। और या तो ठीक है शेयर्ड सर विथ मी में आप वो गोल्ड वो ड्राइव वो उस पर्टिकुलर मेल से आप लॉगिन करोगे गूगल ड्राइव पे और शेयर्ड विथ मी में जाओगे तो आपको दिख जाएगा फोल्डर, क्योंकि आपको एक्सेस तो जा चुका है। ओके सर, मैं ट्राई कर लेता हूँ सर, बट नहीं हुआ सर तो मैं हाँ, कॉल तो बैक इस मेल नंबर कर पे कर दीजिए, सकता कॉल हूँ कर दीजिए, आपको मैसेज नंबर दिया हुआ ना, सर? हाँ उस पर ओहो, सपोर्ट नंबर मेल पे भी दिया, या फिर जी कल जी भी आपको जो मैसेज है उस पर नंबर्स दिए, कॉल कर लीजिएगा। जी जी सर। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक थैंक यू। यस आनंद जी, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ गौरव, पीछे नॉइज आ रहा है बहुत। अरे बाप रे, मेरे यहाँ पे एक्चुअली वर्क शुरू है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। यस तो जस्ट आनंद मैं जी। वही बता रहा था इनको कि फायर्स का अपन ने जो अकाउंट का लिंक है, जिन लोगों को फायर्स में अकाउंट ओपन करना है फॉर द बेस्ट ऑफ बेस्ट चार्ट परफॉर्मेंस, तो वो लोग वो लिंक रेफर कर सकते हैं जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में दिया है। वहां पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको देना है। आपको ट्यूसडे मॉर्निंग फायर्स की टीम कांटेक्ट करेगी और आपका अकाउंट ओपन करके देंगी। क्योंकि ये जो चार्ट्स आप देख रहे हो ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स है। अराउंड 2500 रुपीज इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है। सेम चार्ट्स फायर सिक्योरिटीज देता है आपको और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं वहां पे। तो फायर्स इज बेस्ट ऑफ बेस्ट, वहां पे आप ट्रेड भी करिए बिकॉज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफी स्मूथर है। ऑपस्टॉक जीरोधा में कई बार हैंगिंग के प्रॉब्लम आते हैं जो प्रॉब्लम फायर्स में नहीं आते हैं। तो बाकी उनसे भी बेस्ट यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्हाट एवर द ब्रोकरेज रेट्स एंड ऑल, तो वो उनसे भी कम वहां पे है। तो आप ओपन कर सकते हो। थैंक यू। लिंक दे दिया मैंने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में, रेफर कर लीजिए, डिटेल्स फिल कर दीजिए। थैंक यू। यस यस, तो ओके, आनंद जी का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है। नागमणि सिंह जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर दो तीन क्वेश्चन सर हैं, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है सर बात करने अरे का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत लंबा सर, कई बार प्रयास किया मगर कभी नहीं हो पाया। अच्छा, सर आप, सबसे छोटा क्वेश्चन हाँ बोलिए बोलिए। ये सर, पहला क्वेश्चन है सर, यूपीएल या ग्रासिम जो है सेक्टर, सर कौन से सेक्टर में यह स्टॉक आता है? कौन सा? यूपीएल और ग्रासिम। अच्छा, यूपीएल जो रहता है आपका, यूपीएल का ऐसा कोई हम स्पेसिफिक सेक्टर तो नहीं बोल सकते कोई बड़ा, है ना, क्योंकि ये फॉस्फोरस है तो एग्री सेक्टर के से ये दीपक ये अपना फर्टिलाइजर्स, यूपीएल, ये सब एक एग्री सेक्टर के इसमें वहाँ पे चीज़ें आ रही है। बट मेन इसका जो है ये, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर का है, इनका कोई अलग से स्पेसिफिक ऐसा कोई सेक्टर है ना। तो अब जैसे आप अगर देखोगे एनएससी सेक्टोरल इंडाइसेस अगर आप देखेंगे जिसमें एनएससी ने कैटेगराइज करके रखा है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा फार्मा, मतलब आपका फार्मा बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई भी एक सेक्टर उन्होंने डिफाइन नहीं किया। वो इसीलिए डिफाइन नहीं किया कि कोई भी बड़ा मार्केट कैप का प्लेयर है नहीं उस सेक्टर में, है ना, जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा डिफाइन नहीं किया उसको, फिर वो मिड कैप में या उसमें डाल देते हैं वो, है ना। तो उसका कोई सेक्टर नहीं है, वो स्टॉक इंडिपेंडेंटली आप उसके जो पीयर्स है, जैसे आपके फर्टिलाइजर सेक्टर के जो स्टॉक्स रहेंगे, है ना, तो आप देख सकते हो कि एनएससी फर्टिलाइजर सेक्टर स्टॉक्स, है ना, तो आप वहाँ पे देखोगे तो आपको देखो ये मिलेगा, है ना। तो एनएससी फर्टिलाइज तो आपका चंबल फर्टिलाइज हो गया, दीपक हो गया, नेशनल हो गया, तो वो आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं उनकी खुद से, है ना। या फिर आपको यहाँ पे एनएससी फर्टिलाइज़र, जैसे ये यहाँ पे देखो, ये फर्टिलाइज़र का जी बिजनेस ने बना के रखा है, ठीक है, तो उस तरीके से आप उनको वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि उनमें क्या दिख रहा है ट्रेंड या मोमेंटम, और उसके हिसाब से आपका यूपीएल का आप एक आइडिया ले सकते हैं। बट ये जो स्टॉक्स रहता है जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उनका सेक्टरल इंडाइसेस नहीं रहता है, तो आप उस स्टॉक को अकेले आइसोलेशन में आप देख के आराम से कर सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे क्या है। जैसे यूपीएल ने भी यहाँ पे बेस बिल्डिंग किया है और अपना ब्रेकआउट दिया है, तो जैसा दिया आप सेटअप के हिसाब से अपना उसको ट्रेड करो,
कोई इशू नहीं है, उसको आपको सेक्टर स्पेसिफिक नहीं भी देखा आपने तो भी चल जाता है ना। क्योंकि बाकी कैसा है देखिए, सेक्टोरल इंडेक्स जब भी होता है जैसे बैंक निफ्टी हो गया, आईटी हो गया, ये कैसा है, ये एक प्री डिफाइंड सेक्टर्स है जो एक्सचेंज ने बनाया। ये प्री डिफाइंड सेक्टर इसीलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे इनका मार्केट कैप सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा है ना। इसीलिए कोई फंड आता है, अगर एक सेक्टर बनता है तो सेक्टर की म्यूचुअल फंड भी बनते हैं फिर। तो उस सेक्टर की म्यूचुअल फंड बनते हैं, उनका मार्केट कैप बड़ा है, उनमें वो सेक्टोरल फंड्स काफ़ी पैसा काफ़ी बड़े प्रोपोर्शन में आता है। अब जैसे इन टाइप के स्टॉक्स होते हैं, ये फर्टिलाइज़र, यूपीएल वगैरह, ये सब में उनमें उतना बड़े अमाउंट में पैसा नहीं आता है, इसीलिए एनएससी ने उसको वहाँ पे जो है वो उस तरीके से उसको कैटेगराइज नहीं किया। सर सेकंड क्वेश्चन सर था ये एसएल हंटिंग का जो पीडीएल पीडीएच के बिग मार के जो ऊपर चला जाता है, तो उसमें सर बताया है वीडियो में देखिए अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है, पुलबैक देता है तो एंट्री लेना है। तो क्या उसमें डब्ल्यूआरसी कैंडल सर मैंडेटरी नहीं है वो एसएल हंटिंग में ट्रेड लेते समय? हाँ जी, किसमें? ये पीडीएल और पीडीएच को जो बिग मारता है और ऊपर नहीं गया, पीडीएच के ऊपर नहीं गया और रेट रिवर्स करने लगा, तो बताए थे कि अगर स्ट्रक्चर चेंज करता है रिवर्स करते समय तो ट्रेड लेना है जैसे पुलबैक के नीचे। तो क्या डब्ल्यूआरसी उसमें सर मैंडेटरी है कि नहीं ये एसएल हंटिंग ट्रेड लेते समय? हाँ, एसएल हंटिंग आपका कौन से आप एक एग्जांपल दोगे जो मैं उस पर एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से? सर इधर तो दिया नहीं था, एक लिया भी था तो वो डब्ल्यूआरसी आया था मगर नहीं जा पाया मार्केट आगे इधर में, मगर यही क्वेश्चन कंफ्यूजन था इसलिए मैं ले नहीं पा रहा था कि डब्ल्यूआरसी रहना जरूरी है कि नहीं। पीडीएल ब्रेक किया, पीडीएल ब्रेक नहीं किया, केवल बिग मार दिया, बिग मार के वापस रिवर्स होने लगा और स्ट्रक्चर चेंज भी होने लगा पीडीएल के नीचे, तो कौन सा बोला आपने नाम? मिस हो गया मेरे से, एक मिनट। ये सर मैं वो स्टेप को भूल पा रहा हूं, थोड़ा नॉइस सर आपके बैकग्राउंड में, एक मिनट। हाँ बोलिए वापस। एक मिनट सर बोलना था सर, वो स्टॉक को सर नाम भूल पा रहा हूँ, बहुत पहले लिया था, वो पीडीएल को ब्रेक किया। ये कॉन्सेप्ट समझना है जो बताए थे उसी को कि अच्छा। अगर हाँ कॉन्सेप्ट समझना है जो एसएल हंटिंग का, जो बिग मार दिया पीडीएच को, अगर कैंडल क्लोज नहीं किया, केवल बिग मार के वापस नीचे आ गया, तो ट्रेड जो सर एसएल हंटिंग का लेना है, जो बोले स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तब एंट्री लेना है। तो क्या डब्ल्यूआरसी कैंडल जरूरी है कि नहीं सर ये एसएल हंटिंग ट्रेड में लेटेस्ट? हाँ हाँ, बैंक निफ्टी में जैसे जैसे ये एसएल हंटिंग, मतलब देखिए एसएल हंटिंग कैसा होता है, अभी फॉर एग्जांपल आपका मार्केट एक पर्टिकुलर समझ लीजिए एक ट्रेंड में जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा टेम्पररी म्यूट कर देता तो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। हाँ, आपका मार्केट पहले एक लेट से एक ट्रेंड में जा रहा है। अब जब ट्रेंड में जाता है तो मार्केट में कैसा होता है कि वो एक एक बीच बीच में उसके लेवल्स बनते जाते हैं। अब बहुत लोग जो बुलिश साइड है वो कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठे होंगे, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठे होंगे, डिपेंडिंग कि उनका एंट्री कितना जल्दी हुआ है, राइट। या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट बहुत बार क्या करता है कि उसको ऊपर ही मूव होना है, बट पहले वो वीक प्लेयर्स को वहाँ से नीचे आके, राइट, उसका वहाँ पे विक बनाता है एंड देन वो अपना मोमेंटम या मूव कंटिन्यू करता है। तो जब चीज़ें यहाँ पे होती है कि मार्केट एक टेम्पररी एक्स्ट्रा डिप जो दे देता है, मतलब जो इसके नीचे जिनके भी स्टॉप लॉसेस है वो हिट करता है, क्लोजिंग नहीं देता है ना। देखिए वो इंपॉर्टेंट है, मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है, सिर्फ एक विक बनाता है और उतना ही फास्ट वो ऊपर मूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों को वो लॉन्ग पोजीशन से वहाँ से निकाल देता है, राइट। तो ये जो फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, की मार्केट ने ट्रेंड डिस्टर्ब नहीं किया, राइट, ट्रेंड डिस्टर्ब नहीं किया और वहाँ पे ट्रेंड डिस्टर्ब नहीं किया, बट वो बस हल्का सा वहाँ पे लोगों को जिन्होंने पोजीशन ली है उनको वहाँ पे पोजीशन से बाहर निकाल के फिर मूव कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो जैसे उसके एग्जांपल आपको इंडेक्स में काफ़ी जगह बहुत मिल जाते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी देखेंगे ये वाला मूव, है ना। तो आप देखिए बहुत बार मार्केट क्या होता है कि एक नीचे डिप मार दिया। अब जब नीचे डिप मारा, राइट, यहाँ पे, तो इसने क्या किया है कि जिन लोगों की यहाँ पे बाइंग पोजीशंस होंगी, क्या है, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे होते हैं, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस जैसे 42,000 एक बिग ग्राउंड नंबर है,
इसके नीचे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, तो वो डिप मारता है और फिर वापस ऊपर मूव होना चालू हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका एक स्टॉप लॉस हंटिंग की मार्केट फास्ट वहाँ पे डिप मार्केट सस्टेन नहीं हुआ है, विद इन 5-10 मिनट्स वहाँ पे ऊपर आके मूव होना चालू हो गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी अब जब मार्केट को वापस ऊपर मूव होना है, अब इन लोगों की जहाँ पे पोजीशन होगी, मार्केट एक विक मारता है, किसी ने पोजीशन 41,500 के नीचे रख दी होगी, तो ये जस्ट विक मार के यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट करके अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर वो स्टॉप लॉस किसी कैंडल के नीचे या ऐसे स्टैटिक रहता है, तो वहाँ पे आपके हंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आपका स्टॉप लॉस अगर क्लोजिंग बेसिस होता है, राइट, तो आपका स्टॉप लॉस उतने इजीली मार्केट हिट नहीं करता, क्योंकि क्लोज करने के लिए उसको उतने ऑर्डर्स कमिट करने पड़ते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो एक बायर है वो डोमिनेंट है, तो वो उतने ऑर्डर सेलर को कमिट नहीं करने देता, राइट। बट अगर आप लोग वहाँ पे हम स्टॉप लॉस बस डाल दे वहाँ पे सिस्टम में और चले जाए, बहुत बार मार्केट एक विक मार के उसको भाग जाएगा। तो स्टॉप लॉस हंटिंग उस तरीके से बोला जाता है कि एक एक्स्ट्रा डिप जो है मार्केट देता है ऑपोजिट टू द साइन ऑफ अ ट्रेंड, राइट। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, यस ओम प्रकाश जी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक डाउट था कि जो ड्रोन बनाते हैं और जो आरईवीपी सेटअप्स को डब्ल्यूआरसी कैंडल ब्रेक करती है, उसमें अगर डब्ल्यूआरसी कैंडल में कोई विक बन रही है तो कितनी बड़ी विक को कंसीडर कर सकते हैं, या विक बने तो उसको कंसीडर करना ही नहीं? हाँ, विक आपका डब्ल्यूआरसी में विक बन रही है, यस। विक देखिए, डब्ल्यूआरसी जब भी बनता है आपका जो विक होता है वो विक आपके ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट, बिकॉज विक बन रहा है तो एटलीस्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में विक आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे एक एग्जांपल, अभी मार्केट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये दो कैंडल्स, तो ये अगर डाउन साइड जा रही है तो इनके विक ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोई और एक आपको मिल रहा है, तो लेट अस सी मार्केट ने, हाँ, तो आपका अगर मार्केट लेट से कि एक मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे ऊपर, तो बहुत बार आपका क्या है, अगर ऊपर से बड़ा विक मिलता है, ठीक है, तो वो डब्ल्यूआरसी आपको कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब उसका मार्केट में हमें अच्छा एग्जांपल है, हाँ ये वाला प्रोपोर्शन, जैसे ये वाला हो गया आपका, अब ये कैंडल है, अब ये कैंडल में आपको ऊपर से बहुत बड़ा विक आ गया, राइट। सो अगर मार्केट में उसके ऊपर से बहुत बड़ा विक आ रहा है जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वो डब्ल्यूआरसी नहीं है। मतलब डब्ल्यूआरसी मतलब एक तरीके से इट शुड बी अ गुड कैंडल, क्लीन कैंडल, उसका वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर वॉल्यूम लैकिंग है तो फिर भी वो डब्ल्यूआरसी नहीं होता है। तो उसका गुड वॉल्यूम और उसका जो है स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यू कर रहा है तो वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, और कैंडल में जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में विक्स बड़े नहीं होने चाहिए। और सर एक और क्वेश्चन था कि जब कोई डब्ल्यूआरसी कैंडल बनती है और उसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, जैसे कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में हुआ था कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम डब्ल्यूआरसी में आ जाता है, उसके बाद वो उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है, मतलब वो ट्रेड रिवर्सल हो जाता है। एग्जांपल आपका दे दीजिए कोई। वेडनेसडे को सर बैंक निफ्टी में हुआ था सर। अच्छा, वेडनेसडे को कौन सा ट्रेड लिया था आपने? यही वाला सर, यहाँ पे आपका नीचे गिरा है जो, ये है ना। अब देखिए उसका वॉल्यूम है क्या उसमें, देखिए ना। सर इस वाली में नहीं है, बट नहीं है ना, वॉल्यूम नहीं है तो ट्रेड ही नहीं बनता ना फिर। वो तो आप फिर डब्ल्यूआरसी से वैसा थोड़ी कि कोई भी कैंडल डब्ल्यूआरसी बन गई तो ट्रेड। कौन सी? आप यहाँ के भी लोग, किसी में वॉल्यूम ही नहीं है ना। ये देखो इसमें तो और वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है। ये तो दिन के सेकेंड थर्ड लोएस्ट वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है मार्केट में। ऐसे कहीं भी आपका कैंडल ब्रेकडाउन हो रहा है पीडीएच पीडीएल से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में वॉल्यूम अगर नहीं आ रहा है तो वो आपका कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, राइट। आपका यहाँ पे सिंपल वो एक क्लैरिटी हो जाता है। जैसे ये मार्केट ने देखे इसमें ट्रैप किया है, तो इसमें एटलीस्ट आपका एक वॉल्यूम मार्केट एक पुश कर रहा है, इसके वजह से मार्केट में एक मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बड़ा प्लेयर वहाँ पे अपना ऑर्डर डाल रहा है, राइट। सिमिलरली अप्रैल में एक कैंडल बनी है। हाँ, किस में? ये वेडनेसडे ही है 19 अप्रैल को। ये वाली सर, ये
थोड़ा सा और लेफ्ट में करिए ना। हाँ हाँ, ये वाली ना, ये वाली बोल रहे हो आप? नहीं, और राइट थोड़ा सा, ये रेड वाली कैंडल है ना, हाँ इसके पास और पास, हाँ ये वाली, हाँ, ये वाली थर्ड वाली, जी। हाँ बराबर। तो आपको आप ट्रेड, अगर हम ये जो थर्ड वाली कैंडल है, एक्चुअली ये किसी को ट्रैप नहीं हो रहा है ना, मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में ही घूम रहा है, राइट। तो ये सिर्फ जो ट्रेंड है, अभी देखिए यहाँ से एक बड़ा सेलर आया, ठीक है, ये जो बड़ा सेलर है ये मार्केट में आया, तो उसने क्या किया, बस वो उस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे टाइम मार्केट का ख़त्म हो गया क्योंकि क्लोज हो गया वो, नेक्स्ट डे उसको नीचे ही गिरा, तो नेक्स्ट डे उसने वो मूव कंटिन्यू किया, राइट। बट जो वॉल्यूम वाइज आप देखिए ना, ये मूव क्यों चला है, क्योंकि ये सेलर का वॉल्यूम देखो, राइट। तो ये मतलब बड़ा सेलर आया, इसीलिए वो मार्केट को पुश होने में सक्सेसफुल रहा है टिल द नेक्स्ट 42,000, जो उसका एक नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट एरिया उसके लिए बनता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, वहाँ तक वो मार्केट आ गया। डाउट था, उसका एग्जांपल तो नहीं है, बट ऐसा केस मैंने कई बार देखा है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है कैंडल में, ब्रेकआउट कैंडल में, उसके बाद वो रिवर्स हो जाता है। यस, देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भी नहीं हो चाहिए। अगर देखिए मार्केट कैसा होता है, अगर एक छोटे छोटे वॉल्यूम से मूव हो रहा है और एकदम से एक वॉल्यूम स्पाइक बहुत बड़ा आ जाता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना पड़ता है उसमें, उसको बोला जाता है एग्जॉशन, जो है वो कंप्लीट प्राइक्शन में वो कंसेप्ट क्लियर रहता है, उसको एग्जॉशन बोला जाता है। मतलब वो आपका जो है वो वॉल्यूम स्पाइक जब मार्केट में आता है, अननेसेसरी वॉल्यूम स्पाइक बहुत बड़ा बिना किसी काम का, है ना। जैसे ये देखो, ये ओपनिंग में कोई वॉल्यूम स्पाइक आया, बट वो कैंडल कुछ कर नहीं रहा है, तो वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है। देखो वॉल्यूम स्पाइक कब रहता है, सिर्फ कैंडल आपका एटलीस्ट उसने स्ट्रक्चर ब्रेक या जोन ब्रेक या कुछ तो करना चाहिए, बस एक बड़ा सा वॉल्यूम बनाया या एक WRC बनाई, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम मार्केट को कैसे देखते हैं, हम मार्केट को देखते हैं आइसोलेशन में। अरे आज देखो इतना बड़ा कैंडल बना है, तो मैं बस इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के सेल करूंगा, वो गलत है। क्योंकि उस कैंडल ने ना तो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ना उस कैंडल ने वहाँ पे कुछ आपका जोन ब्रेक किया है, बस वो बनी है वहाँ पे ओपनिंग में। अगर आप हेकेनाशी में देखोगे ये वाले फेज में, तो कुछ भी मतलब वहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये देखो 27 आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। और ये कब बनी थी ये कैंडल, हाँ 27, सॉरी कौन सा है 27, 25 को। तो 25 को हम जाएंगे अगर हेकेनाशी में, तो 25 को आपको यहाँ पे देखो, आपको 25 को एक हेकेनाशी कलर भी नहीं चेंज कर रहा है, तो वो उतने बड़े कैंडल का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए कैसा है, अभी जब भी आपको ऐसा, आप जब नॉर्मल कैंडल स्टिक देखते हो, आपका दिमाग आपके साथ गेम खेलना चालू करता है, क्योंकि आपको लगा रही कैंडल बन गई, वॉल्यूम बन गया, शॉर्ट करो। तो बेटर है आप हेकेनाशी पे फोकस करो। अगर स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आपको मार्केट में डिफ़िकल्टी होती है, तो नॉर्मल कैंडल स्टिक देखो ही मत, हेकेनाशी देखो, क्योंकि मार्केट वहाँ पे बहुत इजीली ट्रैप कर देता है। तो हेकेनाशी में आपको एक, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर तो कंटिन्यूड है, तो यहाँ पे तो कुछ शॉर्ट करना नहीं है, तो यहाँ पे जिन्होंने उस कैंडल को देख के शॉर्ट किया, मार्केट ने पहले उनको भगाया, उनको ट्रैप किया, उसके बाद फिर वो मूव दिया उसने नीचे। तो हेकेनाशी इसीलिए इम्पोर्टेंट आपका वहाँ पे काफ़ी हो जाता है, राइट। सर एक वो लास्ट क्वेश्चन था सर, हाँ। थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेड को एक्सप्लेन करिए ना सर। हाँ, मोमेंटम ट्रेड, देखिए मोमेंटम ट्रेड एक हाई वोलेटिलिटी फेज में आता है, जो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में हम लोग करते हैं, राइट, फर्स्ट 30 मिनट्स। उसका जो एक सबसे मेन जो प्रायोरिटी या एक होता है कि मार्केट में जो फर्स्ट एक इम्पल्स होता है मूव का, या बायर या सेलर, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, राइट। उसका मीनिंग क्या होता है कि समझ लीजिए अब कोई भी स्टॉक एक गैप अप या गैप डाउन या हल्का सा मूव कर रहा है, जैसे एक बैंक निफ्टी। अब एक बैंक निफ्टी है, अब ये ओपन हो रहा है, ये 1 मिनट का चार्ट है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी पूरा दिन डाउन ट्रेंड ना रहे, बट मोमेंटम मतलब जब भी वो किसी को ट्रैप कर रहा है, जैसे बैंक निफ्टी अभी पीडीएच के ऊपर ओपन होके डायरेक्ट 43,000 के ऊपर जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लिए, सीधा उनको ट्रैप करके नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है। तो क्योंकि ये 1 मिनट का सेटअप है, तो इस सेटअप को हम लोग कम रिस्क में ट्रेड करते हैं। और मोमेंटम मतलब उसका मीनिंग ये होता है कि जब तक वो कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम, वो शायद हो सकता है आधा घंटा या 45 मिनट्स, या हम बहुत ही लकी रहे तो पूरा दिन भी कंटिन्यू रहता है, बट पूरा दिन कंटिन्यू रहना डिफिकल्ट होता है। बट मैक्सिमम आपका 1-2 घंटा से ज़्यादा वो, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है वो, तो वहाँ पे हमारा ये रहता है कि कम से कम रिस्क में हम लोग उसको गैप कर पाए
एंड यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी का है ये 60 पॉइंट्स के रिस्क पे है, मतलब 0.14% जो कुछ भी नहीं है। अब उस रिस्क में फिर मार्केट में मोमेंटम देके यू कैन सी 170 पॉइंट्स वहाँ पे दे रहा है। तो उस केस में कैसा है कि हम लोग उस ट्रेड को कम रिस्क में कैप्चर कर लेते हैं और जल्दी कैप्चर करते हैं जब तक बाकी लोगों को डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ अभी मार्केट ने 5 मिनट बनाया है, 15 मिनट बनाया। तो मोमेंटम ये रहता है कि उन लोगों से पहले मार्केट में हम लोग कम रिस्क में वहाँ पे ट्रेड अपना इनिशिएट करते हैं और ये फास्ट ट्रेड होता है। आपको एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम, मतलब आपको फटाफट पहले से ही प्लान करके रखना पड़ता है कि एग्जीक्यूशन टाइम आपको 30 सेकेंड्स भी मिल सकते हैं या किसी केस में आपको मैक्सिमम नेक्स्ट 1 मिनट तक, उससे ज़्यादा आपको एग्जीक्यूशन टाइम वो अच्छा नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका रहता है कि रिस्क कम रहता है और मार्केट अगर फटाफट मूव हो जाता है, कभी कभी ये आपको 50-60 पॉइंट के रिस्क में वो 200-300-400 पॉइंट भी दे देता है, राइट। तो ये जो रहता है इसमें फिर आपका एग्जीक्यूशन फास्ट चाहिए, ट्रेड प्लान क्लियर चाहिए और आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हो। तो प्राइस एक्शन की प्रिंसिपल्स है जो हम लोग 5-15 मिनट्स में यूज़ करते हैं, उसी को आप जब थोड़ा सा 1 मिनट में स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हो तो वही चीज़ थोड़ी सी आपके लिए ज़्यादा व्हाट यू कैन से वोलेटिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है ना। तो उस अर्ली 30-45 मिनट्स के वोलेटिलिटी को कैप्चर करने के सेट को मोमेंटम बोला जाता है, राइट। ये 5 मिनट्स में करना, हम 5 मिनट्स में भी करेंगे तो रिस्क बढ़ेगा या एंट्री लेट हो जाती है, तो इसलिए पहले आधे पौन घंटे के लिए 1 मिनट ही सबसे सूटेबल होता है। फ्राइडे को एक अपोलो टायर मैंने ट्रेड करा था, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। हाँ हाँ, 2 लॉट में करा था, काफी अच्छा अपोलो टायर ना। तो क्या बाइंग किया था आपने बाय करा। जो 5 मिनट्स में? हाँ अच्छा हाँ ठीक है ना, तो आरबीबी सेटअप है अपना, परफेक्ट है, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। वॉल्यूम भी अच्छा है। अब ये देखो यहाँ पे देखो आपको मार्केट जा रहा है उसमें वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो वो फटाफट आपको मूव मतलब देना चालू कर दिया, है ना। तो उसने अपना काम कर लिया, उसके बाद वो वापस रिट्रेस हो गया, बट हमने प्रॉफिट लॉक कर दिया, उसके बाद कोई मतलब तो ठीक है ना। आरबीबी के लिए भी आपने मुझे अभी बताया कि डब्ल्यूआरसी जिस साइड ट्रेड कर रही है उस साइड उसकी विक छोटी होना चाहिए। अब जैसे इसमें तो थोड़ी विक, हाँ आप इसकी बात कर रहे हो ना, ये वाला, हाँ। तो ये अपोलो टायर एक्चुअली स्टॉक ही वैसा रहता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये स्टॉक की कैटेगरी वैसी है ना। ये जो तरीके के स्टॉक होते हैं उनमें कैसा रहता है ना कि ये अपोलो टायर वगैरह ये आपको रोज़ रोज़ मूवमेंट नहीं देते, है ना। ये आपको एक सडनली लॉक हो जाते हैं और फिर एकदम से मूवमेंट देते हैं, फिर लॉक हो जाते हैं, फिर एकदम से मूवमेंट। तो इनका मूवमेंट का तरीका ही अलग रहता है। देखो ना इसके वॉल्यूम देखो, इसके वॉल्यूम में ऐसे ऐसे एक प्रॉपर नहीं आती। जैसे बैंक निफ्टी में अगर इसका चार्ट आप देखोगे, इसके बीच बीच में कहीं भी स्पाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, एकदम से सडनली बीच बीच में स्पाइक होते हैं और फिर एकदम से डिप हो जाते हैं। तो ये अपोलो टायर्स एक्चुअली स्टॉक ही वैसा है, तो उसका नेचर ही वैसा है। आप अपोलो जो है हॉस्पिटल्स ले लो, अपोलो टायर्स ले लो, ये सब एक ही कैटेगरी के स्टॉक है। इसका ये रहता है क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक है आपके, तो वॉल्यूम उनमें एकदम से फ्लुएंट नहीं आता। आपका जो लार्ज कैप है, जैसे एग्जांपल आप रिलायंस अगर एक ओपन करोगे तो उसके देखो इसके वॉल्यूम में एक कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, राइट, राइजिंग। तो इसमें भी देख कंसिस्टेंसी, इसके स्पाइक्स ज़्यादा नहीं रहेंगे, उसके कहीं भी उधर भी स्पाइक आ जाते हैं। तो वो तो डिफरेंस रहेगा ही कि आप लार्ज कैप को ट्रेड कर रहे हैं, आप मिड कैप को ट्रेड कर रहे हैं। वो वोलेटिलिटी वहाँ पे मिड कैप की ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा उसका जो हम बोलेंगे फ्लक्चुएशन वॉल्यूम का रहता है वो ज़्यादा होता है। तो उसी फ्लक्चुएशन ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से वजह से कभी कभी जो आपकी WRC बनती है वो थोड़ी सी एकदम से लास्ट मोमेंट में कभी कभी वीक बन जाती है ना। और वो उस स्टॉक का नेचर है, इसलिए वो हमारे स्टॉक लिस्ट में नहीं है। ये स्टॉक्स इस टाइप के वो आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर WRC नहीं है तो क्वांटिटी कम कर लो फिर, है ना। हाँ बट उसमें यह है कि एकदम अब उस ऐसे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये सब चीज़ें जो इस तरीके को रिलायंस नहीं करेगा, है ना। ये अपोलो टायर्स, अपोलो हॉस्पिटल ये ऐसे बहुत बार करते हैं ऐसा, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। ये मतलब आपके हाथ में भी नहीं है और आप उसको जैसे, बट इसने यहाँ पे जब ब्रेक डाउन किया तो देखो कितनी अच्छी WRC बनी वॉल्यूम में। 1 मिनट में ये क्लियर WRC के साथ जा रहा है, ठीक है। हाँ तो वहाँ पे कैसा होता है कि जो 5 मिनट्स के चार्ट होते हैं इनके बहुत बार ऐसे डिस्टॉर्ट, क्योंकि 1 मिनट में देखो ऐसे गैप्स, इनके 1 मिनट के चार्ट में भी आपको गैप दिखेंगे। ये देखो ये गैप दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो गैप दिख रहा है। तो ये गैप इसीलिए है क्योंकि ऑर्डर अटक जाता है ना, क्योंकि फिल नहीं हो पाता ना।
अभी यहाँ पे किसी ने ऑर्डर डाल के रखा है बिड और यहाँ पे कोई आस्क है, अब बीच में वो फिल नहीं हो रहा है, तो जब वो फिल होता है तब तक गैप बन जाता है, तो इसके लिए ये इन स्टॉक्स में इशू हो जाता है। बट रिलायंस में कैसे आपने मार्केट भी डाला तो आपका सब मतलब तुरंत फिल हो जाता है। अपोलो टायर्स में अपने मार्केट डालो तो आपको हो सकता है 50-60 पैसे ऊपर फिल हो जाए, राइट। तो वो दिक्कत है, लिक्विडिटी का इशू होने की वजह से ये सब इशू आता है। तो जहाँ पे मतलब लिक्विडिटी मतलब इंट्राडे के लिए लिक्विडिटी नहीं है, स्विंग विंग के लिए आपको अच्छा लिक्विडिटी इसमें मिल जाएगा। देखो वो अर्ली चार्ट्स तो भी उसके थोड़े बेटर है, राइट। पर इंट्राडे में जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते हो तो लिक्विडिटी वहाँ पे नहीं मिल पाती है बिडास की वजह से, इसकी वजह से गैप्स बनते हैं। और जिन भी चार्ट में आपको 5 मिनट्स में या 1 मिनट में गैप मिल रहा है, वो चार्ट में आपको बिडास के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि सडन प्राइस जंप होता है ना? ठीक है। अगर ट्रेडिंग सेशन के टाइम पे कोई डाउट रहे तो लाइव सेशन के टाइम पे डाउट अगर चैट पे डालो, क्योंकि वैसे तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि मैं तब ज़्यादा फोकस हमारा कंप्लीट प्रोडक्शन स्टूडेंट्स उनके इस पे ही रहता है। तो आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहेगा आप चैट पे पूछ सकते हो, है ना? चैट पे आप पूछ सकते हैं। हेलो ओके ओम प्रकाश, है ना? चैट पे आप पूछ लीजिए या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अगर अवेलेबल रहेगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या उसके हिसाब से या तो पोस्ट मार्केट फिर आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत इतना रिप्लाईज लाइव मार्केट में भी करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई। यस सतीश जी। सर 2 दिन या 3 दिन पहले आपने लाइव ट्रेडिंग किया था, देखो आपने कनाडा बैंक का। हाँ जी बोलिए। सर वो कनाडा बैंक का समझ में नहीं आ रहा, वो ट्रेड आपने जो है ना CSD के ऊपर भी था आणि R1 के ऊपर था, तो पहली कैंडल थी, तो फिर वहां से अपन ने पुट लिया, वो कैसे किया? कौन से कैंडल में, कौन से दिन? 2 दिन पहले अपन लाइव वेबिनार हुआ था, देखो अच्छा, मतलब अपना मैं तो लास्ट वीक कनाडा बैंक का लेते हैं। हाँ हाँ, मैं तो लास्ट वीक गौरव ने लिया होगा, मैं तो लास्ट वीक नहीं था, मतलब वेनसडे थर्सडे हुआ होगा ना? हाँ, एक्सपायरी से पहले एक्सपायरी अच्छा वेनसडे, कौन सा स्टॉक बोला आपने? कनाडा बैंक। अच्छा वेनसडे कैनरा बैंक, पुट ऑप्शन में दिया। हाँ थर्सडे वेनसडे आपका, हाँ ये आपका मोमेंटम में लिया होगा ना स्टार्टिंग में, बराबर? हाँ, जब मोमेंटम हाँ तो आपका वेनसडे में यहाँ पे यही है ना, 26 अप्रैल में बोल रहे हो ना आप? हाँ जी जी ओके, इसका 1 मिनट का चल बराबर आना, हाँ ठीक है। तो इसमें ये वाले इसमें तो उसने स्टार्टिंग में पुट के लिए बोला होगा, है ना? स्टार्टिंग में मतलब जी जी 925 की कैंडल के बाद बोला होगा, अगर बोला होगा तो। 1 मिनट, इसका चार्ट डाला होगा ना गौरव ने, मैं देख लेता हूँ मैं। 26 का चार्ट इसमें नहीं है, ओके। क्या है पुट, इसमें बोला है कि कॉल सेलिंग बोला है, कैनरा बैंक में पुट बोला था ना, पुट बाय करने के लिए कि जी, जी, सेलिंग के लिए, हाँ पुट बाय करने के लिए। अच्छा ठीक है। तो गौरव है क्या यहाँ पे? अगर वो होगा तो एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि उसने ट्रेड दिया था, या फिर वो अभी बाहर होगा तो। हेलो गौरव। यस यस, क्या बोल रहे हो? हाँ कैनरा बैंक का वेनसडे को दिया था ट्रेड, कि थर्सडे को दिया था लाइव सेशन में? लाइव सेशन हाँ हाँ मोमेंटम, मंडे या ट्यूसडे को लिया अपन ने कैनरा बैंक अच्छा मोमेंटम। हाँ मंडे ट्यूसडे लिया ना, वही बोला हाँ। तो मंडे को मतलब ये 24 को पुट बाय किया था क्या? 1 मिनट हो गया, मैं देखना। आपने एक चार्ट डाला है ना इसमें ग्रुप में? रिलायंस का है चार्ट, कैनरा बैंक का आई गेस डाला है। हाँ डाला है, लाइव ट्रेड फॉर रिलायंस एंड कैनरा बैंक, तो वो 24 का है सतीश जी। हाँ 24 को ही मैं बोला, क्योंकि 26 को तो कोई ट्रेड नहीं है, 24 का है वो, तो आपने वो गलत, वेनसडे को नहीं हुआ था ना। हाँ तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मार्केट का सिंपल है ये, इसका लॉजिक गौरव ने एक्सप्लेन किया है, बट मैं एक बार बता देता हूँ। इसका सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे ये स्टॉक, इसको बोला जाता है कि ये रन ऑफ हो गया। रन ऑफ मतलब इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, सीधा ऐसे भाग गया, है ना? अब जब भी स्टॉक ऐसा भाग जाता है बिना कोई रिट्रेसमेंट के, और एक तरीके, तो उसमें क्या होता है, आपका वो ट्रैप भी बहुत इजीली उनको कर सकता है, किनको जो अब इस स्टॉक को समझ लीजिए लेट एंटर कर रहे हैं, कि अभी वो स्टॉक 296 से चालू हुआ है
वो 302 पे हो गया, 2% ऑलरेडी मूव हो गया। और बहुत लोग होते हैं अरे चलो मूव हो रहा है, टीवी चैनल्स में आ जाता है ये। आज कैनरा बैंक, सब लोग कैनरा के बैंक पे बाय देना चालू कर देते हैं, टीवी चैनल में सबके लाइमलाइट में आ जाता है। तो उस केस में फिर मार्केट में क्या होता है कि सडनली वॉल्यूम का जो डोमिनेंस है चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, इतना बड़ा वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम इतना बड़ा यहाँ पे आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है बिकॉज जो ये बायर है वो अपना स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तभी ये सेलर टॉप पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम से वहाँ पे पुश कर पा रहा है उसे, राइट। ऊपर से 24th को अगर हम जाएंगे, है ना, तो 24th को अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो आपका 24th को स्टार्टिंग में कुछ बैंक निफ्टी भी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर थोड़ा सा गैप अप हो गया था, बट उसके बाद वो भी स्टॉल हो गया 42,500 के आसपास, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कि आपका अब दो चीज़ें आ जाती है कि एक मिनट, कि आपका जो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रह रहा है तो इतना बड़ा सेलर मार्केट में क्यों आ रहा है ना। उसके बाद ये आपका सेलर यहाँ पे मार्केट में एंटर क्यों कर रहा है, इतना बड़ा सेलर को बायर आने क्यों दे रहा है। उसके बाद वो सेलर चलो आ गया, उसके बाद वो नीचे उसको फॉलो थ्रू भी मिल रहा है, और उसके बाद आपके जो बाइंग वॉल्यूम्स है मार्केट में डिप हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे फिर आपका ये हो जाता है कि अब हम लोग यहाँ पर रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं इस जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, और मार्केट फिर लेट जिन्होंने एंटर किया उनको आप पे वो ट्रैप करेगा, और अपना टारगेट जो रहता है वो नियरली पीडीएच के आसपास वाला एरिया है, जो भी आपका वन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रहेगा। तो जो ट्रेड आपका इनिशिएट होगा वो यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे इनिशिएट है, दो कैंडल में से एक कैंडल में वो इनिशिएट हो सकता है। तो यहाँ पे जनरली गौरव ने आपको इधर बताया होगा या इधर बताया होगा, दो में से एक। ऊपर हाँ, 932 में बताया होगा उसने, या आपको 938 में बताया होगा। तो 932 में आपका इनिशिएट हुआ है, तो अगर यहाँ पे इनिशिएट हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अराउंड हार्डली 1 से 1.5 रुपये का मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मैक्सिमम, राइट। उतना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके ऊपर क्लोजिंग के हिसाब से देन वी विल ट्रेल। और हमारा जैसी 1 रुपया मार्केट यहाँ पे दे रहा है, आप यहाँ पे पार्शियल बुक कर लोगे तो, और उसके बाद आप उसको आप ट्रेल करो, ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका हिट हो गया 298 में, ठीक है। तो वो उस तरीके से ये मतलब है कि रिवर्सल है, ये मोमेंटम के अंदर ही आता है, बट इसको रिवर्सल है। जब स्टॉक बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है या भाग जाता है, तो अब डेफिनेटली वो थोड़ा कूल डाउन फेज में जाता है, क्योंकि ऐसा कंटिन्यू से पूरा दिन तो ऐसे भाग नहीं सकता हो, है ना। तो वहाँ पे हम लोग उसको फिर रिवर्सल प्ले करते हैं, जो सेम चीज़ आपका जैसे रिलायंस में भी उसी दिन रिवर्सल प्ले किया गौरव ने जो डाला था मंडे को, है ना। तो वो रिलायंस का भी आप देखोगे तो सेम टाइप ऑफ वो ट्रेड था। रिलायंस भी देखो क्या हो गया, गैप अप हुआ सीधा भाग गया, बट क्या हुआ यहाँ पे ये बड़ा सेलर आ गया दूसरा कैंडल देके, ठीक है। तो जैसे ही वापस सेलर आ गया, बायर ने वापस कोशिश की, बट जब भी वो ट्राई कर रहा है उसका वॉल्यूम डिप होते जा रहा है ना। ये फर्स्ट देखिए, अभी इसको ये फर्स्ट अटेम्प्ट गया ऊपर, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर सेकेंड अटेम्प्ट गया वो, फिर नीचे आया, फिर थर्ड अटेम्प्ट गया वो। हर अटेम्प्ट में देखिए, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सेकेंड अटेम्प्ट है, ये थर्ड अटेम्प्ट है, हर अटेम्प्ट में उसका पावर गिरते जा रहा है। तो उससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पावर गिरते जा रहा है बायर का, मतलब अब अगर ये सस्टेन नहीं हो पाया तो मार्केट कहाँ तक आएगा, पूरा पीडीएस तक आ जाता है, कि वहीं से वो स्टार्ट हुआ है ना जर्नी, उसी के आसपास, तो वहाँ तक वो आ जाएगा। और उसने वही किया, जैसे ही यहाँ पे सेलर देखो कितना पावरफुल आया वो, जैसे ही आया धड़ाधम उसने गिरना चालू कर दिया, ठीक है। तो दोनों में वही है कि मार्केट स्टॉल हो रहा है, बाइंग वॉल्यूम्स डिप हो रहे हैं एक मूव के बाद या गैप अप के बाद, और फिर वो अच्छे वॉल्यूम के साथ सेलर वहाँ पे अपना रिवर्सल दिखा रहा है, तो वहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ओके, स्टॉक सिलेक्शन का बता देंगे। हाँ जी, स्टॉक सिलेक्शन हाँ, स्टॉक सिलेक्शन का तो मैंने वीडियो बनाया ना, वो देख लिया कल के लिए, कल क्या मतलब मंडे के लिए आपका, सॉरी ट्यूसडे के लिए, कल तो छुट्टी है, कल मार्केट बंद है ना? एक मारुति सुजुकी देखा है सर, वो परफेक्ट है तो आपके हिसाब से मारुति सुजुकी, मारुति, ओके एक मिनट, आपके हिसाब से नहीं, मारुति आपने, हाँ जो आपने सिलेक्ट किया तो उसका क्यों सिलेक्ट किया, रीज़न क्या है? रीजन बोले तो प्योर देखिए जो ऊपर चले गए ओके, मारुति की देखिए, मारुति अगर आपने सिलेक्ट भी किया, जब तक इस जोन के नीचे नहीं आएगा उसको शॉर्ट नहीं करना है 8560। अगर आप
उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करोगे, या फिर हमें वो यहाँ पे खुद अभी तो कुछ ट्रेड नहीं है, ट्यूसडे को जब वो ओपन होगा अगर वो फेक रेंज एक्सपेंशन देगा तो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, तो आपके लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी इसको आप अगर लॉन्ग हम लोग इस पर सोचेंगे अभी, तो वो अभी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मूव हो चुका है। इंट्राडे बेसिस पे तो लॉन्ग करना ही नहीं है जब तक ये थोड़ा सा बेस बिल्डिंग नहीं करता है ना। और इसने यहाँ पे आपका ये बेस बिल्डिंग कर दिया है, देखिए ये देखिए, ये भी आरईबी भी सेटअप ही दिया है आपको ऑन फ्राइडे को। अगर हम जाएंगे, ठीक है, ये देखिए, तो मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया। ये आपका ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे डे आई तक टारगेट दिया है एक, और फिर आपका यहाँ पे उसने एग्जिट करा है, बस वहीं पे घुमा है, डे आई के आसपास ही घूम रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड में आपको उसने दिया है 15 पॉइंट। अब वो मारुति ज़्यादा मूव नहीं हुआ और आपका रिस्क था अराउंड 8 पॉइंट, 1:2 या उसके अराउंड आपको दिया, और बाकी का फिर वो टाइम पास वही घूम रहा है वो, है ना। तो मारुति तो अभी ट्रेडेबल नहीं है बेटर, उससे बेटर आपको बाकी के स्टॉक मिल जाएंगे, वो आप सिलेक्ट करो। जैसे आपको अगर सिलेक्ट करना है रिलायंस इज़ बेटर, वो आप ट्यूसडे को देखो, है ना, वो ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली मारुति से। आपको जो रहेगा आपका टेकेम इज़ बेटर, वो भी अगर क्योंकि मूव फेल हो रहा है तो वो अच्छा रिवर्सल आपको देगा, तो टेकेम रिलायंस इस पे ज़्यादा फोकस करो। मारुति का कोई स्ट्रक्चर उतना कुछ ढंग का बना नहीं है कि आप उसको ट्यूसडे को फोकस कर लेना, है ना। हाँ, बट ये चीज़ है कि सेल्स फिगर आते हैं उनके, अभी जैसे मंथ एंड उनके सेल्स फिगर आएंगे आज, अभी महीना ख़त्म हो गया तो उसके 1 या 2 तारीख को उनके सेल्स फिगर्स आएंगे, तो सेल्स फिगर की वजह से यस थोड़ा सा एबनॉर्मल मूव, उसमें तुरंत वॉलेटाइल मूव आ सकता है, तो वो थोड़ा सा बस कॉशियस रह के देखना कि वो कब कौन से दिन आएगा, ट्यूसडे मॉर्निंग आएगा कि वेडनेसडे मॉर्निंग आएगा, है ना, तब वो थोड़ा सडन एकदम मूव आपको परेशान कर सकता है। तो मंथली सेल्स फिगर्स आते हैं ना उनके, सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के, वो बस देख लेना। बाकी रिलायंस एंड टेकेम मच बेटर है कंपेयर्ड टू मारुति। और आपका बाकी को उसको छोड़ के आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में चाहिए तो बैंकिंग सेक्टर में आपका अभी एक्सिस बैंक भी अच्छा है क्योंकि वो अकेला उल्टा भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि पॉसिबल रहेगा कि बाकी बैंकिंग स्टॉक जब गिरेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्टर तो भी बेटर है क्योंकि उनमें प्राइस एक्शन आपको क्लियरली मिल जाएगा करना क्या, और मारुति थोड़ा सा वो अटका पड़ा है और उसने कोई वॉल्यूम भी नहीं दिया, मोमेंटम भी नहीं दिया, तो वो उतना बेटर कैंडिडेट नहीं लग रहा है ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यस हर्षायु जी। हेलो। हाँ जी, ईटीएफ के लिए लॉन्ग टाइम ठीक रहेगा? सॉरी बोलिए अब। ईटीएफ TCS ईटीएफ इन्वेस्ट लॉन्ग टाइम। ETF, यस, अच्छा विच ETF? ईटीएफ स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड की तरह आता है, एसआईपी हाँ वो लॉन्ग टाइम समझ के गया, लिए। ETF, बट किस में ETF? तो आपका निफ्टी का ETF भारत होता है, भारत बॉन्ड का हाँ, होता है। निफ्टी का। अच्छा, निफ्टी का ETF आपको लॉन्ग टर्म है, अब निफ्टी पहले करेक्शन होगा तभी ETF है, आपको लेना चाहिए ना। अभी तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो इट डजंट मेक सेंस टू बाय एन ETF, राइट। इट इज़ बेटर कि अभी आपको अगर डालना है तो पुट इनटू बॉन्ड्स, जैसे आपने GOI के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स ले लो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डेट फंड जो रहता है ना, डेट फंड जो रहता है दैट इज़ बेटर, बिकॉज एक बार मार्केट जब गिरेगा 20, 25, 30%, then you should buy ETFs, Nifty ETFs, because then you are buying it at a low, right? अभी जो है when markets are at a very all time high and you have not invested till now, it is better कि आप डेट फंड्स में जाओ, है ना। तो उसमें AAA कैटेगरी के डेट फंड्स होते हैं जो सबसे सेफेस्ट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, क्या है, तो आप उसको एक बार डालोगे कि टॉप परफॉर्मिंग डेट फंड्स में आप जाओगे, तो जब आप गूगल करोगे तो उसको AUM के हिसाब से आप कैटेगराइज करना, जिसका AUM सबसे हाईएस्ट रहेगा वहाँ पे आपका फंड मोर ऑफ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो सेफ रहने का, क्योंकि वो कोई रेप्यूटेड कंपनी ही देगी आपको, है ना। जैसे आप ऐसे यहाँ पे डालोगे टॉप डेट फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, है ना, आप ऐसे डालोगे तो आपको ET मनी या
ग्रो में या बाकी इसमें सब में लिस्ट आ जाएगा, वो आप लिस्ट वहाँ पे देख के यू कैन सी आदित्य बिरला मीडियम टर्म फंड। अब इसकी जो रिटर्न्स है वो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी के दिख जाएंगे। तो 1 साल का नहीं कंपेयर करना है, 1 ईयर इज़ वेरी लॉन्ग, एटलीस्ट 5 ईयर्स तो भी आपको चाहिए, है ना। तो जो डेट फंड आपको लगता है, अभी जैसे आपको समझ लीजिए यूटीआई बॉन्ड फंड आपको चाहिए या जो भी है, तो इसको आप सिलेक्ट करके अलग से गूगल पे क्लिक करोगे तो आपको 5 ईयर रिटर्न्स भी आपको देखो यहाँ पे 5 ईयर्स रिटर्न भी आपको मिल जाएगा। उसने कितना दिया है 5%, है ना। 1 ईयर में हम देखेंगे तो हमें क्या लगता है अरे बाप रे 14% दिया है, बट 5 ईयर्स में उसने एनुअलाइज्ड 5% दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट वो डेट फंड सिलेक्ट कर सकते हो। और इनका जिनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उनका वैसे भी अच्छा खासा है, इट्स मोर देन एटलीस्ट 500 करोड़ या 200-400 करोड़ से ज़्यादा उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ भी होता है एक्चुअली, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे मीडियम टर्म फंड है, अभी इसका में 16% दिख रहा है। 5 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो 8.8% एनुअलाइज्ड है, विच इज़ वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पे हम ऑल टाइम देखेंगे तो ये 2017 से फंड है, 9.58% एनुअलाइज्ड, विच इज़ वेरी गुड। सो ये आपके ज़्यादा बेटर फंड्स होते हैं, है ना, कंपेयर टू आपका। अब इसमें क्या क्या होल्डिंग्स है वो आप देख सकते हैं। इसका होल्डिंग्स क्या है, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग्स है, सॉवरेन बॉन्ड्स, है ना, उनके 17, 16, 5.7 सब जीओआई की होल्डिंग्स है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। तो ये आपको मोर और लेस ये उनके कितना परसेंटेज है वो है। तो दिस आर फंड्स आर मोर बेटर व्हेन मार्केट इज है, क्योंकि अगर निफ्टी ऐसे गिरेगा तो आपको तो लॉस ही होगा ना, एटलीस्ट ये फंड में आपको लॉस नहीं होगा ज़्यादा, और वो पैसा फिर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं इन ETFs व्हेन मार्केट करेक्ट्स 20-30%, राइट। ओके सर हाँ बोलिए। बीटीएसटी के लिए हाँ बीटीएसटी BTST, यस यस गैप डाउन गैप अप गैप डाउन अच्छा नहीं वो प्रेडिक्ट BTST क्यों करना है, बट मतलब कोई उसका लॉजिक है कि ऐसे क्यों करना है, या आप मार्केट अगर आपको स्विंग करनी है तो वो तो आपको आर्ली चार्ट से अगर 12 बजे ट्रेड मिला तो 12 बजे लो। BTST का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अगर आप BTST कर रहे हो तो मार्केट अभी ऐसा वो वाला मार्केट नहीं है कि जो ट्रेंड वाला मार्केट है। BTST अच्छा काम करता है जब मार्केट ट्रेंड और कंटिन्यूस 2-3 दिन वो एक डायरेक्शन में मूव होता है। अभी का मार्केट कैसा है, एक दिन ऊपर जाएगा या मैक्सिमम 2 दिन फिर सडनली नीचे, तो साइडवेज फेज में है, right? अभी जैसे वो साइडवेज फेज में है तो आपका अगर आप उसको बाय करके कैरी करोगे अगले दिन वो रिवर्स हो जाएगा, तो आप वो फंस जाओगे, वो लॉजिक चलेगा ही नहीं। अभी एक्सिस बैंक का ही चार्ट देखो, ये पूरा अप्रैल महीना है, ठीक है, उसने अप्रैल मंथ स्टार्ट किया यहाँ पे कहीं, और अभी अप्रैल मंथ एंड कर रहा है एग्जैक्टली वहाँ पे, राइट। तो पूरा उसने क्या किया, 2 दिन ऊपर फिर 2 दिन 3 दिन नीचे फिर 2 दिन ऊपर फिर 2 दिन नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके पूरा उसने जिगजैग बना। BTST वर्क करता है ओनली व्हेन मार्केट इज ट्रेंडिंग इन अ क्लियर ट्रेंड। जैसे कि एग्जांपल अभी कोविड का फेज आ गया था तो कंटिन्यूस मार्केट में मोमेंटम था फॉर मल्टीपल डेज। उसके बाद जब मार्केट में एक करेक्शन एक रैली स्टार्ट हुआ तब भी वहाँ पे कंटिन्यूस उसका मूवमेंट था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक गिर चुका था। अभी के जो मार्केट है वो साइडवेज फेज में है। BTST वर्क करता है सबसे बेस्ट सिनेरियोज में जब आपका जो विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स वो 15 के ऊपर रहता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अभी आप BTST वगैरह ये सब करोगे तो फंस जाओगे उसमें, और देगा भी नहीं रिटर्न। और BTST एक्चुअली आपको ऐसा नहीं है कि कोई BTST, मैंने तो देखा नहीं है कि सिर्फ BTST करके उसने मार्केट बहुत पैसा कमा। वो लोगों को बताने के लिए, जिनको जॉब वाले उनको सिखाने के लिए, कोर्सेज बेचने के लिए वो सही रहता है, बट अगर आपको सीरियस पैसा बनाना है मार्केट से तो जब वो सेटअप ट्रिगर होता है तब ले लो। अब वो 10 बजे ट्रिगर होता है 10 बजे लो, 12 बजे हो रहा है 12 बजे, हम उसको 3:15 3:30 बजे ही क्यों लेना है ना, क्योंकि तब तक बहुत हो जाता है कि बहुत सारा मूव आपका कवर हो जाएगा और आप ऑलरेडी मार्केट में बहुत लेट हो जाओगे, तो फंसोगे तो रिस्क बढ़ेगा वहाँ पे, है ना। ओके ओके और सर मॉर्निंग में कुछ पता चल जाए कि मार्केट भी अप साइड या डाउन साइड। हाँ, तो उसी के लिए तो आपको स्ट्रक्चर पहले से प्लान करके रखना है ना। जैसे कि समझ लीजिए आपको मैंने रिलायंस का, अगर समझ लीजिए आपको ट्यूसडे को एक प्लान रेडी करना है कि रिलायंस मुझे ट्यूसडे को क्या करना है। अभी आपका क्लियर सेटअप है कि अगर आपको रिलायंस को शॉर्ट करना है तो उसमें आपको सबसे पहले अगर ये
ये एक जोन है आपका, और ऊपर अभी ओपन है, अभी उसने स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे आके उसका ये जोन ब्रेक कर रहा है तो आपके लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्लियर हो गई फिर, कि मैं रिलायंस को शॉर्ट आराम से आप कर सकते हैं, राइट। अगर वहाँ पे रिलायंस एक तरीके से ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले लेता है और फिर उसके बाद WRC से ब्रेक करता है, तो WRC को बेसिस करके आप वहाँ पे उसको बाय साइड ले सकते हैं। तो ये प्लान आपके पास क्लियर है कि बाय करना है तो मुझे एक बार थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी मूव हो चुका है, थोड़ा रिट्रेसमेंट ले दे, रिटेस्ट करके ब्रेकआउट कर दे, देन आई कैन बाय। अगर सेल करना है तो फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पॉइंट को ब्रेक करे, मतलब ये जोन जो भी उसने बनाया उसको ब्रेक करे, देन आप सेलिंग कर सकते लिए देख सकते हैं, या फिर मार्केट ट्रैप करे, थोड़ा गैप अप ओपन है ट्यूसडे को, और फिर उसके बाद अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे। हायर लो जैसे ही ब्रेक करेगा तो सेल करके ये आपका एक्चुअली टारगेट हो जाएगा। तो वो जो है आप ये प्रेडिक्ट करके नहीं रखते मार्केट में कि रिलायंस ऊपर ही खुलेगा नीचे ही खुलेगा, वो वैसा ट्रेडिंग काम नहीं करता है। आपका जब जैसे ही मार्केट ट्यूसडे को ओपन होगा, आपके लेवल्स और आपका ट्रेड प्लान उसके अकॉर्डिंगली क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट करना है तो कहाँ करना है और कब करना है। तो शॉर्ट करने के लिए दो कैटेगरी रहेंगी, या तो मार्केट इसके नीचे WRC बना के रिलायंस क्लोज हो रहा है विथ वॉल्यूम तब करेंगे, या फिर अगर वो ऊपर जा रहा है नया स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ पे बनाएगा और उसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो यहाँ पे हम उसको शॉर्ट करेंगे। ये दो चीज़ों में ही हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे। अगर इसको लॉन्ग करना है, लॉन्ग करने के लिए रिट्रेसमेंट चाहिए इस वाले पर्टिकुलर एरिया के आसपास, और फिर उसके बाद उसने WRC से ब्रेकआउट करना चाहिए। डायरेक्ट WRC ब्रेकआउट पे उसको लॉन्ग करेंगे तो रिस्क बढ़ेगा, वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर रहेगा। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ती है। वो प्रेडिक्शन में मत जाओ कि मार्केट बुलिश रहेगा बियरिश रहेगा, वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। ओके ओके सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कैसे पता चल लगा? हाँ जी, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता करें? सपोर्ट रेजिस्टेंस, यस यस, हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपके स्ट्रक्चर पॉइंट, ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, ये आपका मार्केट में सपोर्ट हो गया आपका। अगर मार्केट हायर लो है ये आपका सपोर्ट हो गया। अभी रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस बनाने के लिए वो अपना स्ट्रक्चर पॉइंट वहाँ से ब्रेक करेगा, मतलब हायर लो ब्रेक करेगा। हायर लो जब तक बनानी है तब तक उसका कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो पिछला चार्ट पे हम लोग वो रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, बट वो जब मार्केट ट्रेंड में होता है वर्क नहीं करता, राइट। तो उसका जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होगा। करके और नीचे चला जाता है, वो कभी वीक हो जाता है, रेजिस्टेंस और डाउन चला जाता है। नहीं देखो, ट्रेंड जब तक है मार्केट में हायर लो तब तक कोई रेजिस्टेंस आपको लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे जब तक वो हायर लो रहेगा वो मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, है ना। अब आप रेजिस्टेंस बोलोगे कि हाँ मार्केट का 2430 से रेजिस्टेंस से आपको पीछे के चार्ट दिखेगा, और रिलायंस 2450 चला जाएगा फिर रिवर्स होगा। तो रेजिस्टेंस जब मार्केट एक हायर लो में होता है रेजिस्टेंस मैटर नहीं करता। रेजिस्टेंस मैटर तब करता है जब वो एक हायर लो अपना ब्रेक करता है, तब आपको रेजिस्टेंस कंफर्म होता है कि यहाँ पे मार्केट को एक सेलर, मतलब यहाँ पे एक अपना एक बड़ा सेलर मार्केट में अपना प्रेजेंस फील करा रहा है ना। तो वो वैसा होता है। ठीक है, चलिए। यस जयप्रकाश जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर आपसे बात किया करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत देर के बाद मुझे बात करने को मौका मिला। अरे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका एक सेशन में लाइव सेशन मैंने अटेंड किया, इट वाज वेरी गुड। जिस दिन इन्फोसिस 10% गिरा था आपने इतना अच्छा बताया था बैंक निफ्टी का, जैसे बैंक 9 से नीचे गिरा और उसके बाद नहीं गिरेगा, अभी संभल जाएगा, एंड एग्जैक्टली इट हैपेंड लाइक दैट। इससे पता चलता है कि आपका कितना परफेक्ट है लेवल्स का और आपका नॉलेज होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड सर। ओके चलिए, थैंक यू सेकंड थिंग इज इतना बैंक निफ्टी का जो 39,000 40,000 से अभी 43,000 तक आया है, ये इतना बड़ा मूव कैन वी प्रेडिक्ट एक महीना पहले प्रेडिक्ट कर सकते थे क्या ऐसा मूव? नहीं देखिए, ये 3 बजे के बाद के जो मूव होते हैं ना, दैट कभी कभी रैंडम हो जाते हैं। एक तो फ्राइडे क्लोजिंग था वो, ठीक है, लास्ट में ऊपर से मार्केट का जो वीकली है, वीकली हाई के आसपास ही मार्केट था, तो सेलर तो है ही नहीं मार्केट में, राइट, बिकॉज देर इज़ ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट, और वीकली हाई जो रहता है उस पर ही मार्केट घूम रहा है। सो डेफिनेटली इट डजेंट मेक एनी सेंस कि मार्केट को आप शॉर्ट कर रहे हो, क्योंकि सेलर है ही नहीं वहाँ पे।
अब ये जो बड़ी सी कैंडल है वो बस ऐसी बनी क्योंकि ऑलरेडी ये जो कंटिन्यूस, अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखोगे एक सिंपल इस कैंडल को, तो बहुत ही अच्छी डोमिनेंट कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाई है लास्ट वीक, राइट। मैं 1 मंथ के पहले का बात कर रहा हूँ सर, जब 40,000 था निफ्टी बैंक निफ्टी 40,000, 40,000 था 1 मंथ बैक। अच्छा 1 मंथ बैक। हाँ, तो 1 मंथ में इतना मोमेंट पहले से तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे कुछ है कि नहीं नहीं, देखो मूवमेंट जो इतना रहता बड़ा है, मोमेंट? आप वैसा मूवमेंट आप कभी नहीं कर सकते। हाँ, कोई ऐसे गेस कर सकता है कि मार्केट जाएगा, बट आप गेस करने दोनों साइड मिल जाएंगे आपको लोग, है ना। कोई गेस करेगा नीचे आएगा, कोई गेस करेगा ऊपर जाएगा, मैटर नहीं करता। अब 40,000 देखिए, अब 40,000 45,000 टारगेट कर सकता हूँ क्या, ऐसा कुछ रहता है 45,000 अभी? हाँ, इस मंथ के नहीं लिए। नहीं, 45,000 देखिए, 45,000 आपका सिंपल चीज़ है। जब तक मार्केट में आपका अर्ली चार्ट में अप ट्रेंड रहेगा, मैं वो टारगेट्स कभी लेके नहीं चलता हूँ, क्योंकि आपको मार्केट में वो कभी भी 45,000 कभी ना कभी तो आना ही है ना। बट वो अभी इस मंथ आएगा या 2 महीने बाद आएगा, वो मार्केट ही डिसाइड कर पाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आपका क्या करना है, आपका जब तक मार्केट में हायर लो है अर्ली चार्ट में, तब तक आप उस ट्रेंड के साथ में हैं। जैसे ही वो हायर लो ब्रेक हो रहा है, हमें अपने लॉन्ग पोजीशंस को ख़त्म कर देना है। बिकॉज हो सकता है 45,000 आए, बट मार्केट ऊपर जाके पहले डिप मारे 41,500 पे 2-3 दिन, फिर वो आके वापस ऊपर आके टच करे, राइट। तो इस ओके। वाले सिनेरियो में अगर आपने उसको बुक नहीं किया, तो जब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट या शॉर्ट टर्म करेक्शन आ रहा है, तो वो तो आप लॉस में बैठ जाओगे सर, है ना। तो मार्केट में कैसे, अगर आपका जैसे हम लॉन्ग साइड है, अगर ट्रेंड चल रहा है, तो जब तक वो एटलीस्ट ट्रेंड जो है हायर लोस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, हम बेनिफिट बायर्स को ही देंगे। जैसे ही वो हायर लो डिस्टर्ब हो रहा है, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन से स्विंग ट्रेड्स के लिए आपको वो क्लोज करनी है, क्योंकि हम री एंट्री वापस ले सकते हैं, राइट। तो पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, तो उसको क्लोज कर देना है, और उसको क्लोज करने के बाद फिर नेक्स्ट प्लान के लिए हमें रेडी रहना है। तो अभी समझ लीजिए मार्केट एक 43,500 पे गया और उसने अपना हायर लो ब्रेक कर दिया, तो अगर हमारी कोई भी स्विंग ट्रेड की लॉन्ग पोजीशन है, वो सारी की सारी एग्जिट हो जाएंगी, क्योंकि हम वेट करेंगे कि वो रिट्रेसमेंट कब तक आ रहा है। अगर रिट्रेसमेंट आपका हो सकता है कि डीप रिट्रेसमेंट आए, तो पूरा 41,500 तक आएगा, और अगर रिट्रेसमेंट शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट रहेगा, तो थोड़ा सा नीचे आएगा वो, और फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट चालू करेगा, तो हम ब्रेकआउट पे वापस उसको री एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू तो सर, थैंक री यू। एंट्री आप हमेशा कीजिए, बट ये टारगेट मत कीजिए कि 45,000 जब तक आएगा नहीं मैं ट्रेड को बुक नहीं करूँगा, वो गलत है ना। मेन चीज़ है कि आपका स्ट्रक्चर और आपका जो ट्रेंड है वो इम्पोर्टेंट है। जब तक वो हायर लो में चल रहा है, उसको चलने दो, और जैसे ही वो टूट रहा है निकल जाओ। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलो, सो इट्स ऑलरेडी 3:15, है ना। तो विल एंड द डाउट सॉल्विंग सेशन ओवर हियर अभी, क्योंकि लास्ट वीक थर्सडे को मैं नहीं था अवेलेबल, लास्ट पूरा वीक अवेलेबल नहीं था, इसलिए गौरव ने लाइव सेशंस ड्राइव किए, विवेक भी था। बट नेक्स्ट वीक हम ट्यूसडे को लाइव सेशन रखने वाले हैं, तो वो मैं खुद ही आई विल बी टेकिंग, एंड गौरव विल ऑल्सो कम ओवर देयर। सो वहाँ पे हम लोग देखेंगे मोमेंटम, इंडेक्स ट्रेड्स दोनों डिस्कस करेंगे, है ना। तो ट्राई टू अटेंड ओवर देयर ऑन ट्यूसडे। मंडे कल तो छुट्टी है, तो ट्यूसडे को हम वही 9 AM को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मार्केट का देखिए, बहुत लोग के जो क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन थीम में आते हैं कि अगले दिन का ट्रेंड क्या होगा, या फिर मार्केट इस लेवल पे जाएगा कि नहीं। ये सब जो चीज़ें रहती ना, ये सब चीज़ें आप लोग मतलब टीवी वाले या बाकी टेलीग्राम वाले इसी चीज़ों पे बताएंगे कि हम आपको सिखा देंगे कि मार्केट कैसे प्रेडिक्ट करना है, क्या है, और इसी चीज़ पे वो चूना लगाते हैं, है ना। मेन सिंपल चीज़ है, बिकॉज अगर इतना ही उनको श्योर है कि मार्केट 45,000 अगर समझ लीजिए, या बैंक निफ्टी 50,000 जाने वाला है, तो वो अपना सब कुछ बेच बाज के क्यों नहीं दाव पे लगाते। कोई नहीं डालेगा, वो सिर्फ आपको वहाँ पे व्यूज़ के लिए या बस ऐसे ही कुछ तो भी एक थोड़ा शो ऑफ के लिए वो चीज़ें बताएगी। बट मार्केट जो है वो ये लोग कंट्रोल नहीं करते, हम भी नहीं करते, कोई नहीं कंट्रोल करता। मार्केट कंट्रोल जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, वो सब लोग के हाथ में रहता है, उनके पास पैसा है। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, जब उसको जाना है मार्केट को, तब उसको जाने से कोई नहीं रोक सकता, और जब नहीं जाना है तो कोई 10 बार क्या 50 बार भी बोल ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए जब आप ट्रेडिंग करते हो, वो लेवल्स 45,000 आएंगे, 44 या 42 या 40,000, ये सब आपको नहीं सोचना है, राइट। ये आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार आज यूएस मार्केट बुलिश है तो मैं सिर्फ बाय पोजीशन लूँगा, ये वहाँ पे आप फंस जाओगे,
राइट। तो आपके लिए मेन है कि मेरा ट्रेड प्लान क्लियर होगा। अगर बैंक निफ्टी का एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल बताऊंगा कि क्या मेरे लिए यहाँ पे एक सडनली कोई लॉन्ग ट्रेड बनता है अगर मार्केट WRC से चला जाएगा ऑन ट्यूसडे को, आंसर इज़ नो, क्योंकि मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि आप मुझे लॉन्ग ट्रेड लेना है तो मुझे मार्केट का थोड़ा बेस बिल्डिंग या कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा या एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। तो आपके लिए मतलब सबसे मेन होता है कि हम जब भी ट्रेड लेने वाले हैं उसके पहले हमारे ट्रेड प्लान क्या। अगर मुझे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है तो क्या ओपनिंग के बराबर शॉर्ट करें? नहीं। अब उसको शॉर्ट करना है तो उसके दो कैटेगरी में डिवाइड कर कि आपको क्या मोमेंटम ट्रेडिंग करना है या आपको नॉर्मल 5 मिनट की ट्रेडिंग जो है वो करनी है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो आपको 1 मिनट में जाना पड़ता है और उसमें फिर आपको थोड़े जल्दी ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैं देखूँगा कि मार्केट 43,200 के नीचे ही आ रहा है और एक अच्छी WRC से आ रहा है तो मैं वहीं पे उसको शॉर्ट कर दूंगा। ये 1 मिनट का सेटअप हो गया, ये 5 मिनट का नहीं हुआ। अब आप 5 मिनट में जब जाओगे, देखो तो ट्रेड कैसे चेंज हो रहा है। जब 5 मिनट में जाओगे तो 5 मिनट में क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है 4200, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 5 मिनट के सेटअप के लिए। तो ये होता है 1 मिनट में आपको सेटअप जल्दी मिलता है, इसलिए उसको मोमेंटम बोला जाता है। 5 मिनट में वेट करना पड़ता है, जनरली आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा भी वेट करना पड़ता है स्टार्टिंग के, है ना। तो उसके बाद सेटअप मिलता है। 15 मिनट्स के सेटअप के लिए हमें REV भी आपको सिखाया ही है, वो आपको 2-2.5 घंटे के बाद ही मिलता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग वेटिंग टाइम होता है, उनके टारगेट्स अलग होते हैं, रिस्क अलग होता है ना। बहुत लोग मैक्सिमम जो मैं देखता हूँ यहाँ पे प्राइजेक्शन में सब मिक्स एंड मैच कर देते हैं। गेम चेंजर वाले काफ़ी लोग हैं, वो कभी इधर जाएंगे कभी उधर, कभी ये ट्रेड करेंगे, वैसा नहीं। अगर आप फर्स्ट 30 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हैं 30-45 मिनट्स, तो आपके लिए 1 मिनट ही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए 9:45 10 AM के बाद 5 मिनट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है फिर, है ना। और उसके बाद अगर आप 11 AM के बाद अगर आप जा रहे हो, है ना, तो उसके बाद आपका 15 मिनट्स का भी इंपॉर्टेंस मार्केट में बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे मार्केट आपका बढ़ता है, आप 11 बजे 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए कोई यूज़ नहीं है, तो उसके हिसाब से आपका वो कैटेगराइज होता है ना। तो उसको अच्छे से कैटेगराइज करके फिर हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसलिए आप देखोगे जब लाइव सेशन भी होता है, स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में मैक्सिमम 1 मिनट की चार्ट्स आपको दिखेंगे स्क्रीन पे। 1 मिनट और 5 मिनट हम ये दो ही देखते हैं बस, है ना। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा 5 और 15 मिनट्स में मूव हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस से आपको करना पड़ता है ना। तो उसको मिक्स नहीं करना है। बहुत लोगों को वो एक तरीके से क्या, जैसे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है, 5 मिनट्स का आपने कैसे शॉर्ट किया, तो वो 5 मिनट का ट्रेड है ही नहीं, वो 1 मिनट का ट्रेड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1 मिनट और 5 मिनट, और 1 मिनट स्टार्टिंग में जिनको फर्स्ट आधा 1 घंटा करना है, मतलब जिनका जॉब है उनको टाइम नहीं है, फर्स्ट 1 आवर एंड लास्ट 1 आवर 1 मिनट के चार्ट आपको बहुत, अगर आपको पहले 1 घंटा और आखिरी 1 घंटे में ट्रेडिंग करना है तो 1 मिनट के चार्ट आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का भी ये जो सेटअप है 1 मिनट के चार्ट से एकदम परफेक्टली कैप्चर होता है। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम देखो क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम है। ये 5 मिनट से कैप्चर नहीं होगा क्योंकि लास्ट जो है लास्ट का 1 आवर है ना। यहाँ पे 5 मिनट में भी बड़ी कैंडल बनेगी जो बैंक निफ्टी ने करी है। तो ये जो अवेयरनेस या प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, प्राइस एक्शन के टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज़ करना है टाइम के हिसाब से, वही आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेडर बनाता है ना। बाकी की चीज़ें वो टाइम पास होती है। तो यही चीज़ हम कंप्लीट प्राइस एक्शन जब हम लेते हैं तो ये सब चीज़ें सिस्टमेटिकली उनको सिखाते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं ट्यूसडे को लाइव सेशन में मॉर्निंग 9 AM तक, है ना। इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे और वहाँ पे देन यू कैन हैव अ लुक। ओके, यस यस, चलिए, थैंक यू।